वेलकम अमित सक्सेना, मैं आपसे रूबरू हूँ। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। अमित, थिएटर एक ऐसी आर्ट फील्ड है जिसके लिए एक अलग तरह का जुनून चाहिए, एक फकीरी चाहिए और एक जैसे कहते हैं ना कि साधु की तरह थोड़ा फक्कड़पन भी चाहिए। और बहुत ही विरले होते हैं जो थिएटर के साथ ही सारी जिंदगी जुड़े रहते हैं। तो आपकी जिंदगी में थिएटर से जुड़ाव कब शुरू हुआ? बचपन से आप एक्टिंग में थे या बड़े होकर आपको एहसास हुआ? स्कूल टाइम से तो बिल्कुल मुझे लगा कि मैं ये कर सकता हूँ। पहला प्ले नहीं, एक स्किट था, तो वो स्कूल टाइम में ही मैंने किया उसको। तब मुझे लगा कि जो ईज और जो एक तरीके से कंफर्ट मुझे ऑन स्टेज मिलता है वो शायद मुझे कहीं और किसी और विधा में उस समय फील नहीं होता था। आई वॉज इनटू स्पोर्ट्स और मैं साइंस का स्टूडेंट भी रहा स्कूल में। तो इतने डाइवर्स बैकग्राउंड के बाद भी वो एक पार्ट मुझे लगा कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली कॉलेज में आके वो और गहरा होता गया एंड आई ऑप्टेड फॉर आर्ट्स जस्ट टू सब्सटैंशिएट इट। और फिर उसके बाद जो भी मैंने किया साथ में, लेकिन अभिनय या परफॉर्मेंस किसी भी तरह से वो उसको मैंने बरकरार रखा। एंड यू आर अ डेडिकेटेड एक्सपोनेंट ऑफ सरायकेला छाऊ नृत्य। सो ये जो डांस था ये साथ ही साथ चला या आगे चलकर जब आप मंच पर उतरे, अभिनय की दुनिया में आए, तब आपको एहसास हुआ कि एक अगर डांस फॉर्म भी मेरे पास होगी तो मेरे लिए अच्छा रहेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ। एक थिएटर के वर्कशॉप में मैंने इस डांस को देखा, वो यूज किया जा रहा था सरायकेला छाऊ और एक्टर्स को ट्रेन करने के लिए, उनके वार्म अप के लिए जी। तब मुझे लगा कि उसमें ऐसी कोई बात है जो मुझको एक तरीके से और सशक्त बना सकती है। जी। तो मैंने उसको ज्वाइन किया जी। हालांकि उस समय इच्छा थी कि कोई ना कोई एक और एक फॉर्म रहे जिससे मैं ये कह सकूं कि मतलब एक्टर कहीं ना कहीं से कुछ बोरो करता है तो वो दूसरे फॉर्म से ही करता है। हम ऑब्जर्व करते हैं लाइफ को, वो सब सही है, लेकिन हमारी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। आइदर बाय सिंगिंग, डांसिंग, इस तरीके की ट्रेनिंग बहुत हेल्प करती है। फ्रॉम कथक और छाऊ तो मुझे लगा कि ये करता हूँ क्योंकि ये बड़ा अलग से मुझे लग रहा था। इसमें कुछ एक बात थी, कुछ एक बस मैं समझा नहीं सकता, बट आई वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट और मैंने फिर उसको ज्वाइन किया। ये सब पैरेलल ही हुआ एक तरीके से। जैसे मैं कॉलेज में आया उसी दौरान ये वर्कशॉप मैंने ज्वाइन की थी और साथ साथ फिर ये क्लास मैंने अटेंड करी छाऊ की। एक रिगरस डांस फॉर्म है, एक मार्शल आर्ट की तरह इसके अंदर थोड़ा सा रिदम है। इस पे हम और बात करेंगे, उससे पहले हमारे दर्शकों के लिए एक झलक जहां पर अमित ये डांस फॉर्म को दिखा रहे हैं।
यजमाननी कियो पिय पे गवन, केस गूंथ सुमनन नय अंजन दिए, पहरी दक्षिण चीर सजे तन आभरण, हस गज गामिनी आई हरि के निकट, निरखी छवि माधुरी। गुड इवनिंग इंडिया में ये हैं अमित सक्सेना, जिन्हें आपने मंच पर छाव नृत्य करते हुए देखा। तो अमित, ये आपकी एक नृत्य नाटिका की झलक थी, एक डांस ड्रामा और हवेली संगीत पर जी, उसके बारे में प्लीज बताइए ना। हवेली संगीत राजस्थान में जो नाथ द्वारा परंपरा है, जहाँ पे अष्ट सखा जैसे सूरदास, कुंभनदास, इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं कृष्ण को विजुअलाइज करके, तो उसके ऊपर बेस्ड ये हमारा डांस ड्रामा था, जिसमें कथक मेन था। लेकिन इसमें मैं भी जब ज्वाइन किया तब मैंने कहा कि जो नृत्य मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है, हाँ, वही मैं करूंगा, मैं और कोई फॉर्म नहीं करूंगा। क्योंकि अगर हम वैसे भी एक संगीत की विधा के ऊपर कुछ कर रहे हैं और हम कथक को उसमें ब्लेंड कर रहे हैं, तो छाऊ क्यों नहीं? क्योंकि छाऊ में मुझे लगा कि उस तरीके की एक ओपननेस है जो कहीं भी किसी भी फॉर्म के साथ ब्लेंड कर सकती है। बहुत कुछ मेरे गुरु शशिधर आचार्य जी, उनसे मैंने सीखा भी। वो ट्रेडिशनल डांसर हैं और साथ में उन्होंने जहां पे भी थिएटर के प्रोडक्शंस में यूज किया है इस डांस फॉर्म को, इसकी वोकैबुलरी को, तो बहुत अच्छे से उसको ब्लेंड किया। तो यही कोशिश इस नृत्य नाटिका में भी रही कि कविताओं के बेस पे हम जो हमारा डांस की वोकैबुलरी हो और कथक और छाऊ को मिलाकर हम उसको प्रस्तुत कर सकें। तो इसका निर्देशन भी आप ही ने किया था। जी। तो अब एक नाटक और एक नृत्य नाटिका, किसे करने में आप ज्यादा सहज पाते हैं अपने आप को? क्योंकि नृत्य से आपका खास लगाव है, तो इसीलिए झुकाव नृत्य नाटिका की तरफ होना स्वाभाविक है। पर जो एक दूसरा, एक नॉर्मल नाटक जिसे आप कहते हैं, सो किस में आप सहज पाते हैं अपने आप को? मैं तो ये कहूंगा कि अगर मैं नृत्य ना कर रहा होता तो मैं शायद नाटक भी इतने खुले मन से या सुकून से नहीं कर पाता। हाँ। क्योंकि मेरे अधिकतर नाटकों में मैंने इसको यूज किया ही किया है। हाँ। क्योंकि मुझे ऐसा फील है, क्योंकि और स्पेशली मेरी ग्रूमिंग ऐसी रही मेरे गुरु के अंडर, गुरु शिष्य परंपरा के, मतलब शहर में रहते हुए भी मैंने वैसे ही सीखा उनसे। हम उनके संग आते जाते थे, उनके घर जाते थे, उनकी डांट फटकार सुनते थे। लेकिन ये चीज समझ में आई कि हमारा जो ट्रेडिशन है, जो हमारे जो एक तरीके से जो हमें परंपराएं मिली हुई हैं, उसमें इतनी वैरायटी है कि हम उसको बहुत खूबसूरती से जी, वैसे ही चाहे तो या उसको रीच एनालाइज करके भी कर सकते हैं। तो अगर मैंने कुछ मॉडर्न प्लेस किए भी हैं, मॉडर्न इस सेंस में मैं अगर बोलूंगा कि रियलिज्म में सेट होके भी, बट देन द जो फ्लो हमारे इन ट्रेडिशंस में है, इट इज ऑलवेज बीन एट द बैक ऑफ माई माइंड। क्योंकि उसने मेरी इमेजिनेशन को इनहेंस किया। वो विजुलाइज करने की जो क्षमता है वो हमारे इंडियन फॉर्म्स में बहुत है, दैट हेल्प्स अ लॉट। बस उसको थोड़ा कंसाइज कर दिया और वो रियलिज्म में आ गया। बिकॉज इंडियन रियलिज्म जिसको हम बोलते भी हैं, तो बहुत कुछ इसी पे बेस्ड होता है। और 2006 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आपने एक्टिंग में आपने कोर्स किया। सो कौन सा ऐसा किरदार जो आज तक आपने मंच पर निभाया है, आपको लगा कि दिस वाज क्लोजर टू मी, और जिससे आपको बहुत लगाव रहा है? कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने काफ़ी अलग अलग डायरेक्टर्स, मेरे हम उम्र, मेरे प्रोफेसर्स ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, हाँ, और बाहर भी इनके संग काम किया है। उन्होंने मेरे पे बहुत टाइम इन्वेस्ट किया और मैंने भी बहुत हद तक कोशिश की कि जो उनका विजन है उसके मैं करीब जा सकूं। इसलिए अधिकतर सारे ही मैं कहूँगा कि कैरेक्टर कोई ना कोई मेरे से ही निकले हुए। कई बार होता है कि कुछ एक डायलॉग्स, कुछ एक जो आपके सोलो पीसेस होती हैं ऑन स्टेज, वो आपको याद रह जाते हैं, चाहे आपने जितने साल पहले उन्हें किया हो। ऐसा कोई सोलो पीस आपको याद हो, कोई आपका डायलॉग जो आपको लगता हो कि मेरी पहचान है? हाँ, एक ऐसा है, और ये मैंने बिना तैयारी के आपको पकड़ा है। मैं कोशिश करता हूँ, मुझे वैसे वो याद है क्योंकि वो इतना अंदर रच बस गया। वो मेरा पहला प्ले था कॉलेज में। और जैसे मैं अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ जो मेरे डायरेक्टर या मेरे जिनको मैं गुरु का दर्जा में मानता हूँ, ऐसे ही मेरे एक दोस्त थे जिन्होंने डायरेक्ट किया, श्री अरविंद जोशी। उन्हीं का ये लिखा हुआ, कवि भी है वो, उन्हीं का लिखा हुआ ये प्ले है
एकलव्य के ऊपर, अच्छा। और महाभारत का एक ऐसा कैरेक्टर जिसके संग वो कहते हैं कि ज्यादती हुई, लेकिन इस नाटक को उन्होंने इस तरीके से किया कि उस ज्यादती को उस किरदार ने हाँ। अपनी क्षमता बना ली। जब वो अपना अंगुष्ठ दे देता है अपने गुरु द्रोणाचार्य को, तो गुरु उससे पूछता है उस नाटक में कि हाँ। तुमने तो बलिदान दे दिया, लेकिन अगले जन्म में जब तुम आओगे तब मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, अभी मेरे को मना करना पड़ेगा, मैं क्षत्रियों को सिखाता हूं जो भी फलसफा है हाँ। इस समय का। तो उसमें फिर एकलव्य ये कहता है कि मैं जब अगले जन्म में फिर धनुर्धर बनूंगा, जी। यही मेरी कॉलिंग रहेगी, यही मेरी डेस्टिनी रहेगी, और आप गुरु होंगे और आप मेरे पे आएंगे कि अब तू मेरा शिष्य बन, तब मैं आपको मना करूंगा गुरुजी। तो फिर गुरुजी लौट जाते हैं और फिर वो अकेले होता है वो कैरेक्टर, और मंच ये पे। एकलव्य और ये लाइंस बोलता है, मैं कोशिश करता हूं। अथक प्रयास है नाद का, अथाह गहता में फूट पड़ने की, एक अंतिम प्रयत्न जो प्रथम प्रयास से फूटा, क्या हुआ जो हर बार टूटा, क्या हुआ सतह की तृप्त तहों का जीतक हूं, एक क्षण को सही आकाश तो छुआ। पुलकित मन, नहीं नहीं, अंतक ज्वाला, लपटों में जीता अंगारा, जब गूंज बनकर लौट सकूंगा कल इन मेघों से टकराकर, तब भी सुनाई दूंगा इसी पृथ्वी पर वर्षों तक, इसी पृथ्वी पर वर्षों तक। क्या बात है। शुक्रिया। ये तो अभी हमने आपको यहाँ स्टूडियो में सोफे पे बैठे हुए डायलॉग को कहते हुए देखा, पर जब आप मंच पर उतरते हैं तो जो लाइट है, जो मंच की पूरी ग्रामर है, वो एक अलग ही शोभा दिखाती है। तो एक झलक आपके नाटक की। मैंने आपको बताया ना अभी कुछ देर पहले कि जब मैं सुबह घर से निकला था तब मेरी जेब में केवल 5 रुपए थे, जिनमें से 2 रुपए वहां वो इंटरव्यू जाने में खर्च हो गए और 2 रुपए यहां आने में खर्च हो गए। बचा 1 रुपया, उसका मैंने ये थोड़ा सा केश तेल खरीद लिया, हेयर ऑयल फॉर माई सिस्टर्स। आप जानते हैं, नहीं आप कैसे जानते होंगे, मेरी बहनों के बाल ना बहुत लंबे हैं, बहुत घने हैं। माई सिस्टर्स दे हैव वेरी ब्यूटिफुल, एकदम काले घने। और जब अपने उन बालों को खोलती हैं तो एकदम वो यहाँ घुटने तक आ जाते हैं। मैं पवित्राधन नंबूत्री पा। हाँ सर, मैंने पढ़ाई की है ना, मैं बीएससी फिजिक्स फर्स्ट क्लास, एमएससी फिजिक्स फर्स्ट क्लास। मैं कुछ सुना अभी, ये कुछ बोले, इन्होंने कहा कि ये मुझे नौकरी दे। मैं रो नहीं रहा, मैं सच में हंस रहा हूं। मुझे पहली बार किसी ने कहा कि नौकरी देगा। सर बहुत खुश हूँ सर, रियली हैप्पी सर, थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सर, हाँ सर, जो आप बोले सर, जो भी आप बोले मैं वो काम करूंगा ना सर। ये थे मंच पर अभिनय करते अमित सक्सेना, जो इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं। अमित, आजकल जिस तरह का माहौल है, मतलब ऑडियंस का अटेंशन स्पैन बहुत कम है। अगर कोई वो नाटक देखने भी आते हैं तो मोबाइल फोन साथ लेकर आते हैं, और ऐसे में आवाज से, डायलॉग से, चेहरे के अभिनय से लोगों को बांधे रखना, एज एन एक्टर आपको चैलेंज लगता है कि लोगों के ध्यान को बहुत देर तक खींचे रखना, बांधे रखना? चैलेंजिंग तो है, और थोड़ा बहुत आर्टिस्ट भी प्रभावित होता ही है। जिस तरीके का अटेंशन स्पैन थोड़ा कम होता जा रहा है, वो आर्टिस्ट ज़रूर होता है उससे प्रभावित। ये एक फीलिंग, हालांकि मेरे को इसमें कुछ नेगेटिव नहीं लगता, मुझे लगता है कि ठीक है, इट इज़ लाइक अ गिव एंड टेक बिटवीन द आर्टिस्ट एंड द ऑडियंस, की थोड़ा बहुत समझ में भी आना चाहिए कि मतलब जो टाइम क्रंच है आजकल, उस हिसाब से भी अगर कुछ हम प्लेस को थोड़ा कम कर दें, शुड भी, जैसे हम अपने को खुश करने के लिए 3-3, 4-4 घंटे के नाटक करते जा रहे हैं, वो अब वैसे जमाना रहा नहीं ना, उस तरीके का समय रहा। इनफैक्ट स्मॉल टाउन्स में भी ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस को छोड़ के जो मॉडर्न प्लेज, कंटेम्प्रेरी प्लेज होते हैं, उसका टाइम जोन थोड़ा कम हो गया। ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस हैं जो शाम को शुरू हुई, अगले दिन सुबह तक चलती रही, उसका मजा अलग है, वो तो एक बिल्कुल ही एक अलग फ्लेवर होता है। बट यस, जो अभी जो प्लेज होते हैं उसमें ये टाइमिंग का सेंस एक काफी, एक डायरेक्टर को स्पेशली, क्योंकि आप निर्देशन खुद करते हैं, तो वो पकड़ पाना कि कहाँ तक बिल्कुल, जब से डायरेक्शन किया, बिल्कुल तब से मुझे अपने सारे डायरेक्टर्स याद आए कि इसको और कंट्रोल करो और कंसाइज करो। और कई बार एज एन आर्टिस्ट आप थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस करते हो, क्योंकि आपको स्क्रिप्ट के साथ इतना लगाव हो जाता है कि हल्का सा भी अगर आपको उसे काट छाट करनी पड़े तो दिल पे छुरियां चलती, कितना अच्छा पार्ट है, मुझे काटना पड़ रहा है। ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए शायद कई बार ऐसा करना पड़ता है। कई बार प्लेज भी गवर्न करते हैं, वो एक सर्टेन टाइम में लिखे होते हैं। कई क्लासिक्स होते हैं जी, लेकिन कुछ प्लेज हैं जो हम करना चाहते हैं, बट इट हैज बीन रिटन कि उसका कॉन्टेक्स्ट उस समय कुछ और था जी, लेकिन अब करते हैं तो वो रेलेवेंट होता है। लेकिन फिर भी कुछ एक पोर्शंस होते हैं विच कैन बी टेकन अवे, तो उससे वो और सशक्त हो सके जी। तो ये एक कोशिश जरूर रहती है। ये मैं ही नहीं, बहुत मेरे साथ के अभी जितने और डायरेक्टर्स हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। दे आर मोर इनटू विजुअलाइजिंग द टेक्स्ट नाउ, instead of speaking and all, तो उसमें भी लाइंस और कम हो जाती हैं। कई बार आप सिंबॉलिकली भी चीजों को दिखा पाते हैं। एब्सोल्युटली। ये तो हमने बात की उस अभिनय की जहां पर आप बोल रहे हैं। अब हम मूक अभिनय की बात करते हैं, पेंटोमाइम, जो कि एक बहुत ही मुश्किल कला है, क्योंकि अगर आप स्टेज पे शब्दों के साथ बोल रहे हैं तो आपके पास एक सहारा है, एक बैसाखी है। आपने पेंटोमाइम में स्पेशल ट्रेनिंग ली है, प्लीज टेल अस अबाउट दैट। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा माइम जो मैंने सीखा। मैं इनिशिएट हुआ अभी एक डायरेक्टर हैं भूमिकेश्वर सिंह जी, उनके थ्रू इसमें, और साथ में फिर मैंने वर्कशॉप्स अटेंड करी द लेजेंड अपने इंडियन माइम के और पद्मश्री निरंजन गोस्वामी जी उनके अंडर। और माइम मुझे ऐसा लगा कि उसमें अंदर की एक जो दुनिया होती है, जिसको हम इन बिटवीन द लाइंस बोलते हैं, अगर मुझे लगता है कि असली परफॉर्मेंस इज नॉट सेइंग द लाइंस, इट लाइज इन बिटवीन द लाइंस। जो साइलेंस में जो बात होती है वो बहुत इनहेंस हुआ मुझे माइम की ट्रेनिंग से। So, अंदर कुछ और चलता है, पूरा एक तरह से नाटक आपके अंदर खेला जा रहा है, आप उसे बिल्कुल, और वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे लिम्स में, हमारे जॉइंट्स में आना चाहिए, क्योंकि वो उसी के थ्रू वो एक्सप्रेस होता है। और डांस सीखने की वजह से मुझे थोड़ा कंफर्ट रहा, क्योंकि उसमें मुद्राओं का खेल था। हालांकि छाऊ में इतनी मुद्राएं नहीं होती हैं, लेकिन कम से कम एक विजन बन गया था, और मैं समझ गया था कि मुद्राओं का बहुत उपयोग है हमारे यहाँ पे। और माइम जो हमारा माइम है वो भी इंडियन माइम हो गया, वो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फ्रेंच, उससे काफी फर्क है। अच्छा। और वो मुद्रा और वो एक्सप्रेसिवनेस और आती है उसके अंदर। जी, आपके द्वारा निर्देशित एक नाटक की झलक है जिसमें आपने बच्चों के साथ काम किया है, बात करेंगे, पर उससे पहले ये झलक। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हमारा आगे चलकर क्या होगा। आपकी उम्र में ये सवाल आता ही है,
ये सिंपल कॉमन सेंस है जो हम में बहुत है, पर जो हम में है वो हमारे काम में सब में नहीं है, क्योंकि हम आपको आपका चेहरा देखकर बता सकते हैं कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। तुम मन में एक अल्फाबेट सोचो, सोचो, सोचो। चाल जिसकी टेढ़ी है, काम जिसके तिरछे हैं, दिमाग जिसका चलता है, केस सबके लड़ता है, जिता के जो कर दे पैसों का शौहर। तुमने सोचा एल तो तुम बनोगी एल से लॉयर। तुम भी सोचो कोई मंच पर अभिनय कलाकार करता है, पर उस कलाकार की जो कह लीजिए कि जो धागे होते हैं वो निर्देशक के हाथ में होते हैं, और निर्देशक अमित सक्सेना यहाँ बैठे हैं। आखिरी सवाल, इन बच्चों ने काम किया, कैसा अनुभव था? अनुभव तो ऐसा है कि ऐसा लगता है कि यही हमें सिखा रहे हैं बच्चे, उनकी दुनिया इतनी विस्तृत होती है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने आप को एज ए टीचर भी देखता हूँ इस फील्ड में, क्योंकि जो मैं सीख रहा हूँ, अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, या अब तक जो भी मैंने पाया है, तो मुझे लगता है कि ये आगे भी जाए। इसी वजह से चाहे एनजीओ हो, ये परफॉर्मेंस एक एनजीओ के लिए थी, या मेरा अपना एक सेंटर है जिसमें हम बच्चों के संग ट्रेनिंग और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एप्रिसिएशन कोर्स हम चलाते हैं। तो ये एक तरीके से मेरे मन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो मैं पा रहा हूँ अपने गुरुओं से, अपने आसपास से, वो यहीं तक सीमित ना रहे, वो आगे भी जाए, और बच्चों से अच्छा माध्यम मुझे नहीं लगता और कोई है। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, किसी तरीके से ये जो प्रवाह है ये चलता रहे और आप नए नए रूप में मंच पर उतरते रहें और निर्देशित करते रहें। थैंक यू सो मच अमित फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियोज। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज की हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। सप्ताह अंत है, आपके पास 2 दिन है जिसमें आप भरपूर आनंद उठा सकते हैं, और अगर कला संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो हम कहेंगे कि जीवन से जुड़े रहेंगे। आपसे अगली मुलाकात जल्द होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।